नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। 2024 अभी दूर है, लेकिन दिल्ली में अभी से सियासी दंगल की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों से दिल्ली में हैं। दिल्ली में उनकी लगातार मुलाकातें चल रही हैं। कल नीतीश कुमार राहुल गांधी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी से मिले थे। आज नीतीश ने सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा से लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। नीतीश कुमार इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार के इस दिल्ली प्लान में खास बात यह है कि नीतीश जनता दल से अलग हुए जनता परिवार के सभी बिछड़े दलों के साथ प्रमुखता से मिल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ विपक्ष को एकजुट करके चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की एकजुटता को लेकर कई आशंकाएं और सवाल हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता की कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या विपक्ष के सभी दल नीतीश कुमार को अपना नेता मानने को तैयार हो जाएंगे? क्या क्षेत्रीय दलों के अंतर विरोध और कांग्रेस विरोध को नीतीश कुमार खत्म कर पाएंगे? और क्या नीतीश कुमार ने अभी से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी जैसे पीएम पद के दावेदारों के मुकाबले अपनी बढ़त बना ली है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से पीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, ये तय करने की कोशिश में नीतीश कुमार ने सबसे बड़े कैंडिडेट राहुल गांधी और दूसरे बड़े कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल से पहले दौर की मुलाकात की। इन मुलाकातों में क्या बात बनी इसका पता नहीं, लेकिन इस फोटो सेशन का फायदा नीतीश कुमार की लीडरशिप को जरूर मिलेगा। दिल्ली में 2 दिन के अंदर हुई ताबड़तोड़ 5 मुलाकातों के बाद नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि वो सिर्फ एकजुटता चाहते हैं, पीएम की रेस में नहीं। ये पूछ देते हैं आप लोग। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में बिहार मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। कि देखिए, बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिल्ली में जाकर करके विपक्षी एकता के लिए नहीं दिया है। अब जितने लोग हैं सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इसमें एकता कहां से हो सकती है? नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर विपक्षी दलों की एक राय ये जरूर है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन विपक्षियों की इस एकजुटता से बीजेपी को हराना क्या मुमकिन होगा? ये आंकड़े देखिए। दिल्ली में नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। 2019 में इनका 19.7% वोट शेयर था। दिल्ली में नीतीश कुमार ने एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। 2019 में इनका 0.6% वोट शेयर था। नीतीश कुमार की मुलाकात सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से हुई। 2019 में इनकी पार्टी का वोट शेयर 1.8% था। नीतीश कुमार ने सीपीआई के नेता डी राजा से मुलाकात की। इनका भी 2019 में वोट प्रतिशत 0.6% था। नीतीश कुमार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। 2019 में आम आदमी पार्टी के पास 0.4% वोट शेयर था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 2.6% वोट शेयर वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस का गणित अलग है। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि अगर विपक्षी एकजुट हो गए तो बीजेपी 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी। मेरा ये दृष्टिकोण पहले दिन से कि 31.8% वोट 2014 में मोदी जी को मिला था, जो 68.2% वोट अगर हम इसको यूनाइट कर लें तो मोदी जी और भाजपा सैकड़ा नहीं छू सकते, 100 के नीचे रहेंगे। नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की रणनीति डिकोड की जाए तो 2 बातें पता चलती हैं। पहली ये कि नीतीश कुमार 2024 के पीएम कैंडिडेट से मिलकर अपनी दावेदारी भी बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी ये कि नीतीश कुमार 80 के दशक वाले जनता दल के बिखरे 20 दलों को एकजुट करके बड़ी ताकत बनना चाहते हैं।
क्योंकि तब इन 20 दलों की इकट्ठा ताकत कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी जैसे दलों की दावेदारी के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने इस दिल्ली दौरे पर इंडियन नेशनल लोक दल जैसी पार्टी के नेता से भी मिल रहे हैं, जिनकी पार्टी को पिछले चुनाव में 10 सीटों पर 2.5 लाख वोट भी नहीं मिल पाए थे। और ये 90 के दशक की मानसिकता वाली ये नेता है। उनको बार बार यूनाइटेड फ्रंट, लेफ्ट यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट उनको याद आता है। देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार। तो ये भारत उस दौर से बहुत आगे निकल गया। हालांकि नीतीश कुमार को शायद ये भी अंदाजा है कि भारत में जब भी गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार चली है तो उसकी अगुवाई जनता परिवार के नेताओं ने ही की है, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो, एचडी देवेगौड़ा की सरकार हो या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार। देश में तीसरे विकल्प के दौर में जनता परिवार ही सभी दलों को मंजूर रहा है। शायद इसी उम्मीद में नीतीश कुमार ने ना कहते हुए भी अपनी दावेदारी मजबूत करनी शुरू कर दी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कभी इनकार, कभी इकरार, कभी नाना, नीतीश कुमार का यही सियासी मिजाज इस वक्त देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में। लेकिन अलग ही उत्साह उमंग में नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 के पहले विपक्षी दल उन्हें अपना नेता मानकर चुनावी मैदान में जा पाएंगे? 68% वोट अगर बीजेपी के खिलाफ हैं, जिसका दावा बार बार किया जा रहा है, क्या सबको एक छत के नीचे ला पाने में नीतीश कुमार को मिलेगी कामयाबी? क्योंकि अभी विपक्ष में बहुध्रुवीय व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसी पर दंगल में चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। माधवानंद जी, आप नेता हैं जेडीयू के, स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अजय आलोक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि साफ साफ विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि 68% अगर वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 100 से नीचे लाने में कामयाबी मिल जाएगी, और उसी की तैयारी के साथ नीतीश कुमार एक एक करके तमाम नेताओं से दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं। डर है बीजेपी को इस बात का कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो 24 का खेल बदल जाएगा। अगर और मगर का प्रश्न ही कहां पैदा था? आप मुझे कृपा करके बताइए, पहली बार जब कांग्रेस 1952 में चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? तब तो भारत में विपक्ष की परिकल्पना भी जो है कच्ची हुआ करती थी, उसमें भी परिपक्वता नहीं आई थी। तब भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज 42 था, तब भी 58% लोग एक हो पाए थे क्या? तो जिनको अपने ख्याली पुलाव पकाने, उनको पकाने की स्वतंत्रता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार, चूंकि तेजस्वी और तेज प्रताप उनको सतत पटना की सीएम की कुर्सी के दावेदार उनके दाएं बाएं खड़े हैं, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी भी है। बहुत दिनों तक जो है तेजस्वी आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस भय के मारे नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका की तलाश है, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं हूं। तो जिसको अपनी भूमिका की तलाश हो वो विपक्ष को एक कर ले जाएगा, ये ख्याल तो ठीक है, लेकिन ये हकीकत हो सकता है क्या? तो ख्याली पुलाव जिनको भी पकाना है, वो ख्याली पुलाव पकाने के माधवानंद जी, ख्याली पुलाव पका रहे हैं नीतीश कुमार, वो अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं राजधानी दिल्ली आकर, और प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इतनी सारी कवायद की जा रही है। आप लोग नोएडा से वहां पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। क्या है नीतीश कुमार के मन में? प्रेम शुक्ला जी से क्या आशा की जा सकती है? क्या हम लोग इस मुहिम का समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष एकजुट हो। यहाँ मुद्दा इस चीज का, देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। देश को बचाना है, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जो संवैधानिक संस्थाएं वो स्वायत्त बने रहे, समाज में सौहार्द बना रहे, इन सारी बातों पे हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्होंने क्या कहा है कि पहली प्राथमिकता 2012 में भी करते थे, जब से मोदी एरा शुरू हुआ, यही बातें कहते हुए तो बीजेपी से अलग हुए थे कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये वो। उसके बाद क्या हुआ? बीते 10 सालों में 6 बार ऐसा हो चुका है, बड़ा परिवर्तन राजनीति में, लेकिन कुर्सी से नीतीश कुमार वहां पर बने रहते। 2012 की स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति कुछ और है। 2022 में जो स्थिति है, देश की जो
ओवरऑल अगर स्थिति आप देखेंगे, आकलन करेंगे, चाहे इकोनॉमिक फील्ड पे हो, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पे हो, बहुत तमाम तरह की बातों पर, तो आज की स्थिति कुछ अलग है। जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह शोषित वंचित गरीबों की, दलितों की आवाज को जैसे नहीं उठाने दिया जा रहा है, समाज में जो माहौल है आपको आवाज उठाने से, देखिए समाज में जो माहौल क्रिएट, जो माहौल पहले था वो आज समाज में माहौल नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम लोगों ने क्या कहा, क्या माहौल है, हम क्यों लोगों नहीं ने बिहार मॉडल हम लोगों ने क्या कहा कि नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे वहां के, क्यों नहीं वो बिहार का मॉडल? आज जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि क्या बिहार मॉडल पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहते नहीं, हम तो देश का मॉडल बनाने के लिए। बिहार मॉडल, बिहार का मॉडल क्या है आप जरा बताइए ना। गरीबी हो, अशिक्षा हो, भुखमरी हो, जीवन रेखा जो गरीबों की है उनकी स्थिति अगर देख ली जाए, हर पैमाने पर आप लोग पिछड़े हैं। कोई भी एक ऐसा आंकड़ा क्या देश के सामने आप रखना चाहेंगे जिसमें बिहार नंबर 1 है? देखिए बिहार मॉडल की प्रशंसा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी किए हैं। अभी हाल फिलहाल ही विधानसभा का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी की इतनी प्रशंसा की कि उनके विकास के जो योजनाएं चल रही उनकी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी नेता का अगर कोई है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबके लिए प्रधानमंत्री, हम सबों के प्रधानमंत्री, वो अगर प्रशंसा करते हैं। देखिए गुजरात में इसी साल चुनाव हुआ, हालांकि बिहार में भी बहुत बाकी है, लेकिन कम से कम वो पूरा फुल फ्रेम दिखाइए आप, जो मोदी मॉडल और इस वक्त नीतीश मॉडल जिसकी तुलना भी की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की ये जो सियासी महत्वाकांक्षा है उसने एक अलग तरह की राजनीति को दिल्ली में जन्म दे दिया है। यकीनन आप देखिए गुजरात में जो गरीबी का फीसदी है 18%, बिहार में 51% है। माधव आनंद जी, ये आपके लिए है आंकड़ा, प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, दोनों ही जगहों का मिलाकर देख लीजिए। स्वास्थ्य सूचकांक 6वें पायदान पर है, गुजरात 18वें पायदान पर आप लोग हैं। जीडीपी में योगदान गुजरात का 8%, आपका 3% है। वहीं बजट अगर हम देखें तो 2.43 लाख करोड़ है गुजरात का, और दूसरी तरफ अगर हम बिहार का देखें तो 2.37 लाख करोड़ है। कोई एक ऐसा पैमाना, बिहार मॉडल क्या है आपको रखना होगा, आपको बताना होगा कि नीतीश कुमार को अगर जनता चुने विरोधी दल का सबसे बड़ा चेहरा मानकर, तो वो कौन सी खूबी है? मैं बता देता हूं। आपने गुजरात से तुलना की, हाँ। आपको ही पता है चित्रा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात की भौगोलिक स्थिति और बिहार की भौगोलिक स्थिति समान जैसा है क्या? नहीं समान स्थिति है। देखिए बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। बिहार के पास लिमिटेड रिसोर्स है। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलना चाहिए वो सहायता नहीं मिलने के बावजूद भी आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन, और आप गुजरात से कैसे तुलना कर सकती हैं? आप मुझे एक बताइए, चलिए गुजरात छोड़ देते हैं, एक कोई ऐसा विषय बताइए जिस पर बिहार नंबर 1। हर सेक्टर पे काम हुआ है, चाहे शिक्षा का हो, हेल्थ सेक्टर हो, औद्योगिकरण की बात हो, चाहे तमाम तरह के महिलाओं की शिक्षा की बात हो, हर तरह से जैसे वहां हर जगह काम हुआ है। अब स्वाभाविक है सीमित संसाधनों वाला प्रदेश, और अपनी तुलना अगर मैं गुजरात से करने लगूं, आप तुलना यूपी से कर लीजिए। अरे आप बजट देखिए ना, आप बजट देखिए ना, 2.4 लाख 3 करोड़ है गुजरात का, 2.37 लाख करोड़ है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है बजट को अगर हम देखें। और आप कह रहे हैं कि गुजरात में तो समंदर है, यहाँ समंदर नहीं है। स्वाभाविक मैं कह रहा हूं गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, और जो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है आपको ही पता है कि ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, वहां सीमित संसाधन है, और बाइफर्केशन के बाद झारखंड के बाइफर्केशन जितने मिनरल्स थे सब तो झारखंड में चले गए। उसके बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व ही है कि बिहार को इस जगह पे पहुंचाने का काम किया है। अगर केंद्र सरकार अगर भरपूर सहयोग देता, इसलिए तो हम लोगों ने मांग की थी कि आप जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करें, लेकिन जो है सो केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया। अरे एक बार नहीं, हम लोग तो लगातार मांग करते आ रहे हैं, नहीं लगातार मांग करते आ रहे हैं। अब रामलीला मैदान का लेकर दिल्ली में कब आंदोलन हुआ था मुझे बताइए, मैं थी उसमें। मुझे पता है नीतीश कुमार जब दिल्ली में विशेष राज्य का दर्जा लेकर आए हुए थे मांग करने के लिए, मैंने उसको कवर किया था। बताइए कौन सा साल? आप रामलीला मैदान की बात कर रही है, कितने साल हो गए? आप रामलीला मैदान की बात कर रही है, लेकिन ये बताइए ना कितने साल हो गए? देखिए मैं फिर उसके बाद याद नहीं आता है ना, कुर्सी से जब आप लगातार सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने हमेशा से मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करें, लेकिन बीजेपी ने क्यों नहीं दिया? मैं आऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास। राजकुमार भाटी जी, नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे अखिलेश यादव? क्योंकि नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं इस वक्त विपक्ष को, और सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो आपका मूल प्रश्न है कि विपक्ष की एकता होगी या नहीं होगी, एक मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, एक आपने बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज ये एकता, विपक्षी एकता आवश्यकता है, ये देश की भी आवश्यकता है, ये इन दलों की भी आवश्यकता है। यूपी ये में जनता तो आवश्यकता थी ना सर, 2017 में कांग्रेस के साथ, 2019 में बीएसपी के साथ। आप लोग में मतलब गजब ही करते हैं। या तो हम इतिहास पर चर्चा कर लें, भविष्य पर इतिहास है नहीं, वो 5 साल पुरानी बात है। अभी जो फोकस है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। पीछे क्या हुआ, उसकी कमियों पे या उसकी खूबियों पे जाएंगे तो हम बहुत विस्तार से चर्चा। क्या हासिल किया आपने गठजोड़ करके? नहीं, देखिए चित्रा जी, एक बात समझिए आप, आज भारत की राजनीति जिस दौर में है,
आज गठबंधनों का दौर है, मोर्चों का दौर है। कोई पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ रही है। मोर्चे लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि इस बार 2 मोर्चे होंगे आमने सामने, 3 मोर्चे नहीं होंगे जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है। 2 मोर्चे होंगे और जो आपने कहा, नेता एक दूसरे को स्वीकार करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ, भाईचारे के साथ, पूरी एकता के साथ, मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर तो बीएसपी और कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। अब कौन कौन आएगा भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, विपक्षी दल तो यही है, वहां के बड़े विपक्षी दल तो यही विपक्ष हैं। की तमाम पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 2-4 पार्टी बची हैं अभी, पहले बहुत पार्टियां थी इनके साथ, लेकिन यही अब तो धीरे 2017 में भी आप गिना रहे थे ना, क्या हुआ आप लोगों का हाल? 47 आपको मिला, 7 कांग्रेस को मिला, 7 में लड़कर चुनाव लड़े थे ना आप। 2019 में क्या हुआ? आपका तो नुकसान हो गया बीएसपी के आगे। 80 लोकसभा में से उधर बहन जी को मिल जाती है 10, आप लोगों को मिलती है 5। क्या फायदा हुआ आप लोगों को, बताइए ना। जहां से आपने शुरू किया वहीं से शुरू करते हैं। 47 सीटें मिली थी हमें 17 के चुनाव में, जी 2022 में हमें 125 मिली हैं। इसी रेशियो में आप समझ लीजिए कम से कम समाजवादी पार्टी अकेले लड़के आई है, 2 छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ थी। अभी और बड़ा मोर्चा बनेगा और जो मुद्दे हैं जनता के वो मुखर हैं। जो देखिए, आप 2004 को याद कीजिए, शाइनिंग इंडिया का नारा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार लौट रही है, मीडिया भी यही कह रहा था, सरकार बदली। यही हाल 2024 में होने वाला है। 2024 में सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे जाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। और विपक्ष की एकता होगी, मजबूत होगी, मुद्दों के आधार पर होगी। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं लूंगी। मुद्दों के आधार पर विपक्ष की एकजुटता क्या बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? लेकिन उसके पहले अखिलेश जी आपके पास आते हुए, मतलब कांग्रेस पार्टी की तो क्या स्थिति हो गई है? इसी वजह से आपको क्षेत्रीय दलों का ही सहारा है। थोड़ा एक आंकड़ा देते हुए, 2019 के बाद 17 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक भी राज्य जीत नहीं पाई है और 17 में से 12 राज्यों में आपका वोट प्रतिशत खिसकता हुआ, नीचे गिरता हुआ चला गया है। कैसी वजह से क्षेत्रीय दल अब मजबूरी बन गए हैं कांग्रेस के? और नीतीश कुमार को क्या नेता स्वीकार करेगी कांग्रेस? लगे हुए हैं सबको मनाने में। देखिए, इस तरह के डिबेट बता रहा है कि मोदी जी सत्ता से बाहर होने वाले हैं। ये परेशानी, आभास लोगों को होना शुरू हो गया है। ये चर्चा अपने आप में ये सफिशिएंट है ये साबित करने के लिए कि मोदी जी जा रहे हैं। क्योंकि जब आपने जो सुनाया, अभी नीचे लिखा है, अगर विपक्ष मोदी जी को घेर ले, उनकी सरकार को पलट दे, तो वो उड़ उड़ बैठे सियासी दुकनिया हो जाता है। और मोदी जी अगर कुछ भी कर दें तो आप लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। ये सोच का फर्क है। हमारे कार्यक्रम के नाम पर बड़ी आपको चढ़न कि होती मोदी है। जी, अखिलेश जी, इतना अच्छा नाम रखा है, आपको तारीफ करनी चाहिए, आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है। नहीं, आप बोलिएगा। मैं तो तारीफ आपकी कर ही रहा हूं। हाँ, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, सत्य ही बता रहा हूं। अगर विपक्ष कुछ भी करे तो वो जो है उड़ी उड़ी बैठे सियासी दुकनिया। अब मोदी जी देश को डुबो दें। अरे तो विपक्ष का आंकड़ा भी तुम्हें दिखा रही हूं ना अखिलेश जी। अब आपसे मैंने पूछ लिया, 17 राज्यों में चुनावी हार 2019 के बाद, उस पर जवाब नहीं देंगे आप? आपको उड़ उड़ बैठी सियासी दुकनिया पर चर्चा करनी है। परेशान होते हैं। हाँ, 17 में क्यों हारे, बताइए ना। बोलिए, जो आंकड़े आप बता रही हैं, जो आंकड़े आप बता रही हैं, 2014 के पहले कहाँ थे मोदी जी? कितनी सीटें थी बीजेपी की? 2024 में उससे भी कम हो जाएंगी। बेफिक्र रहिए, बड़े आसानी से हो रही है। आज मोदी जी के पास एक भी ऐसा अलायंस पार्टनर की दुकान नहीं है जिसपे जाके वो बैठ सकें या रस ले सकें। और चुनाव आते आते बीजेपी के भी आधे नेता मोदी जी को अपना नेता नहीं मानेंगे। वो शुरुआत हो चुकी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हर किसी को यह आभास है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कि मोदी जी देश को डुबो रहे हैं। देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है और समाज के लिए खतरा है। और इसीलिए एक यूनानिमस एटमॉस्फेयर बन रहा है कि इस देश को बदलना है। अरे जो प्रधानमंत्री रेल न चला पावे बेच दे, एयरपोर्ट न चला पावे बेच दे, BSNL MTNL न चला पावे बेच दे, पावर हाउस ट्रांसमिशन लाइनें बेच दे, एयरपोर्ट की सरकारी सुरक्षा न झेल पावे, गैस पाइपलाइन न चला पावे बेच दे, पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन न चला पावे बेच दे, वेयर हाउस न चला पावे बेच दे, नेशनल स्टेडियम बेच दे, राष्ट्रीय राजमार्ग बेच दे, ऐसे तमाम है 50 चीजें। ठीक है, कोई चला ही नहीं पा रहे हैं। बेच दे रहे हैं, बस में नहीं है, लेकिन देश चलाएंगे। लेकिन देश चलाएंगे। कल तक तो लगता था, कल जी एक सवाल पूछ लूं आपसे, आप आंकड़े गिराइएगा। मेरा ये सवाल है, देखिए अभी हाल ही में यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए।
इसमें सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 80% लोगों ने माना था कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों ने हाल ही में अभी इसी रविवार को रामलीला मैदान में महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल किया। मैं कवरेज के लिए वहां पर मौजूद थी। 80% लोग मानते हैं कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट देने की बारी आती है तो यही जनता जाकर 4 राज्यों में उनकी सरकार बनवा देती है। मैं जवाब दे रहा हूं जी, जवाब दे रहा हूं। जिस दिन ये बिहार में सरकार बदल रही थी, आप ही के चैनल पे मैंने 3 बातें कह रही हैं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि कल तक बिहार एक बहुत ही विकसित राज्य था और सरकार बदलते वहां जंगल राज शुरू हो जाएगा। चैनलों में हर बात पे मुख्यमंत्री की फोटो आएगी, कहा जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश जवाब दो, मुख्यमंत्री जवाब दो। और तीसरा एक सर्वे आएगा बहुत जल्द, 2 दिन बाद आ भी गया था कि मोदी जी का मुकाबला किसी से नहीं है, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, उनको हराने वाला कोई नहीं है। 68% लोग उनके साथ हैं। भाई ये 3 चीज अपने आप आएगी। ये देखिए, ये जहां बीजेपी नहीं है, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के, अरे मोदी जी कहां मुकाबले में है? मोदी जी कहां मुकाबले में है? जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आप देश डूबने वाला मुकाबले में होगा। कौन है चेहरा? अरे मोदी जी बोझ हैं। सुनिए, मोदी जी बोझ हैं। वो नाम बदले में व्यस्त रहे। विपक्ष उनकी सरकार बदलने में व्यस्त है। वो जाएं, नाम बदलते रहे, सरकार बदलने वाली है। ठीक है, वो कह रहे हैं नाम ये बदलते रहे, सरकार बदलने वाली है। कितना भी कर्तव्य पथ बनाते रहे, राजपथ पर तो विपक्ष बैठेगा। कुछ यही बता रहे हैं अखिलेश जी। चित्रा जी, कितनी विचित्र बात है। देखिए, अभी आपने अखिलेश जी से पूछा कि क्या नीतीश जी को नेता मानेंगे। उस बात पे एक लाइन उन्होंने कहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। और उसके बाद आगे प्रधानमंत्री मोदी पे इन्होंने कहा उड़ उड़ बैठे सियासिया दुकनिया। किसके लिए तंज था ये विपक्षी एकता है। दूसरी विपक्षी एकता की बात बताता हूं। आज मैसूर में बीजेपी का मेयर चुन लिया गया है जेडीएस के सपोर्ट से। कल नीतीश कुमार जी गले मिल रहे थे, अभी आपके यहाँ फोटो देख रहा था। बिल्कुल। ये है विपक्षी एकता। ये विपक्षी एकता नहीं, पक्षी एकता है। अब पक्षी में एकता नहीं होती है। ये नीतीश जी को किक मिल रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मुख्यमंत्री रहते हुए उनको किक नहीं मिल रहा था। अब ये सब करके उनको किक मिल रहा है। अरे देश भर में नाम हो रही है, नीतीश कुमार एक मोर्चा जुटा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल लगे रहिए। बिहार तो अपने रास्ते चल रहा है, अपने वास्ते चल रहा है। 2010 के बाद ही अपने हाल पे चल रहा है। नहीं, लेकिन ये तो सच है ना, अगर विरोधी दल नहीं, अजय आलोक जी, बिहार देखिए, मेरा राज्य है। मैं बोल लीजिए बिहार में क्या हुआ है, फिर मैं आ रही हूं। मेरा राज्य है बिहार, और मैं बता रहा हूं, बिहार में 2-3 काम ऐसे हुए जो देश में कभी नहीं हुआ था। बिहार देश का पहला राज्य बना था जहां पे हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। ये देवेश्वर में कहीं नहीं हुआ था, और इस मॉडल को देश ने अपनाया। बिहार देश का ऐसा राज्य था जहां नल जल योजना पहले शुरू की गई थी, बाद में इसे देश ने अपनाया। ऐसा नहीं है कि मेरे राज्य ने कोई उपलब्धि नहीं की है। हाँ, ये जरूर आप कह सकती हैं कि राज्य और बहुत उपलब्धि कर सकता था, जो कि तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बताते हैं और प्रधानमंत्री कि ये है बिहार मॉडल कीड़े के कारण। जब उनसे बिहार मॉडल पे सवाल पूछा जाता है तो वो क्यों कहते हैं कि हम तो देश का मॉडल बना रहे हैं, बिहार के मॉडल की बात छोड़िए। देखिए, अभी साफ बात है कि वो अपने आप को खुद से चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहते। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि कांग्रेस की सीटें, अगर ये सब विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को छोड़ के बाकियों की सीटें अगर 150 के ऊपर चली गई, भारतीय जनता पार्टी किसी कारण अपने बूते बहुमत नहीं ला पाई, तब ये प्रोज एंड कॉन्स का खेल चलेगा। उसमें एक सर्वमान्य चेहरा नीतीश कुमार को बनाने की कोशिश, प्रोजेक्शन की जाएगी। ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आज उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा या आज उनको नेता बना के चुनाव लड़ा जाए। इसके लिए ममता दी कभी तैयार नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल कभी तैयार नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी का भी आपने जवाब सुन ही लिया। नीतीश कुमार के नेता बनाने पे ना काम पे कहा उड़ उड़ बैठे सी हसिया दुकनिया। ये तो किसके लिए तंज था? मुझे आश्चर्य है जेडीयू के लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, करना चाहिए था। अखिलेश जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में पार्टी का पंच लाइन है। आप ये आज तक का पंच लाइन है। आप नहीं देखे, लग रहा टीवी नहीं आपके सामने। अजय आलोक जी, ये आज तक का नीचे का पंच लाइन है। आपके लिए पंच लाइन नहीं था नीतीश, तो ये आपने नीतीश जी के लिए इस्तेमाल किया ना। वही तो मैंने कहा ना। अब मैं बोल लूं, हाँ ये तो बीजेपी मान गई, मतलब बीजेपी निकलता है, बीजेपी निकलता है। आप चित्रा जी कहते हैं तो बीजेपी निकल जाता है। चित्रा जी से ये आप बोलने दीजिए। अरे एक मिनट, इसका मतलब आप नीतीश जी की विश्वसनीयता को नहीं मानते हैं ना। सुन लीजिए, चैनल ने ये स्लोगन चैनल पे मत खेलिए। मैंने बताया
कि विपक्ष अगर करे तो उड़ी उड़ी बैठे सियासी दुकानिया, अब मोदी जी करे तो मास्टर स्ट्रोक। आपके दुखती रग पर हाथ रख दिया है इस नाम ने, अखिलेश जी समझ में आ गया और इसी से पता चल गया कि नाम कितना सुपरहिट है। चलिए, आपकी मुस्कुराहट में भी बहुत सारी कामयाबी है इस नाम को लेकर। माधव आनंद जी के पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, मैं फौरन माधव आनंद जी, सवाल बड़ा है। देखिए, वो जेडीएस का उदाहरण दे रहे थे, कल नीतीश कुमार से गले मिल रहे हैं और वहां पर बीजेपी को सपोर्ट करके उनका मेयर बना दिया। तो अभी से ये जो विपक्षी एकता है उसका किस तरह का बिखराव हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी बड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, कितना भी कमर कसिए। देखिए, स्वाभाविक है, मुश्किल तो है ही। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं कहां कर रहा हूं कि इतना आसान टास्क है, 24 घंटे में कैसे इतना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन जब तक हम लोग अगर उस पर एफर्ट नहीं डालेंगे, सीरियसनेस नहीं रहेगा, तो विपक्ष एकजुट होगा ही नहीं। और बीजेपी क्यों चाहेगा विपक्ष एकजुट हो? बीजेपी कभी नहीं चाहेगा। जिस पार्टी का सिद्धांत हो कि पूरे देश में सिंगल पार्टी सिस्टम लागू करने की बात हो, तो विपक्ष क्यों कभी नहीं चाहेगा विपक्ष एकजुट हो। इसीलिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है और निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। आप हमेशा कहती हैं कि 2017 में 2014 की क्या स्थिति थी, 2022 की जो देश की स्थिति है और 2014 की जो स्थिति है उसमें भी आकाश पाताल का अंतर है। बहुत सारे समस्याएं देश में हैं, तो उन सारी चीजों से हम लोग को निजात पाना है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं कि इनके पास जो राजनीतिक अनुभव है, जो शासन प्रशासन का अनुभव उन्होंने दिखाया है, और यही तो कारण है ना बिहार में बीजेपी एक तरफ और बाकी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो दिखाइए कि नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, उस अनुभव का फायदा अगर देश को भी मिलता है और एकजुट करने में जो कुनबा है, विपक्ष का जो कुनबा, उसको एकजुट करने में अगर सफलता मिलती है, लोकप्रियता में, देखिए लोकप्रियता में जनता पूछेगी कि कौन है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो सीधा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूं। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी कि हमारे नेता बने। सकते हैं 16 सांसदों वाली पार्टी के नेता भी कैसे बोलेंगे कि मैं बनना चाहता हूं? वो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 16 सांसदों वाली, 2 सांसदों वाली, 5 सांसदों वाली। अभी तो सरकार बनाने की बात ही नहीं हो रही है। बात तो ये कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबको एकजुट होना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आना है। जेडीएस वाले को क्यों नहीं समझाया, क्यों चले गए बीजेपी के साथ दक्षिण में? देखिए, जेडीएस अभी कल ही मुलाकात हुई थी। किन कारणों से सपोर्ट किया नहीं किया वो स्टेट का मैटर है, उस पर बहुत ज्यादा, उससे विपक्षी एकजुटता को क्या मतलब है? अभी तो हम लोग मुलाकात स्टार्ट ही हुई है, लगातार अभी सीरीज ऑफ मीटिंग है, अभी लगातार और भी मीटिंग होनी है। आप कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उधर पश्चिम बंगाल के टीएमसी हो, साउथ में कई ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ वो सहज नहीं होती है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही वो चुनावी मैदान में उतरती है। तो कैसे राज्य में लड़ेंगे बीजेपी से? स्वाभाविक है, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जहां उनका जो है कहीं ना कहीं जो है जो राजनीति जो करती है कांग्रेस के विरुद्ध में करती है, तो ठीक है। लेकिन जब अगर सेंटर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे और उसमें निश्चित रूप से संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और संभावनाएं हैं, इसी कारण हम लोग एफर्ट भी डाल रहे हैं। और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको इस चीज का एहसास है कि आज वक्त आ गया है कि तमाम जो जितने भी मतभेद हैं सबको भुला के पहले एकजुट हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, तमाम मतभेद बुलाकर पहले एकजुट हुआ जा रहा है कि पहले एकजुट हो जाए, उसके बाद आप लोगों का खेला करने की पूरी प्लानिंग है। जी, देखिए, मुझे लगता है कि इनकी एकजुटता, जैसे मैं शुरू करता हूं केरल से, केरल में वामपंथी और कांग्रेसी एकजुट हो जाने वाले हैं, इनका विश्वास होगा। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके जो पिछले 50 सालों में एक नहीं हुई, एकजुट हो जाने वाले होंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस एक हो जाने वाली होंगी, इनका अपना मानना। तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम में तेलंगाना में समझौता ये करा लेंगे। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की स्थितियां अभी आप ही बयान कर रही हैं, क्या स्थिति इनकी खड़ी हुई है। आप पंजाब में आप और कांग्रेस एक हो जाएगी, श्रोमणी अकाली दल भी इनके साथ आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों को जो कोई जानता है, पश्चिम बंगाल में वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, आइए चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के बूते आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से सुशासन किया, जिस तरह से जो है 80 करोड़ लोगों के घरों में कोरोना के काल में भी उन्होंने किसी को भूखमरी का शिकार नहीं होने दिया, जिस तरह से 8 करोड़ लोगों के घरों में जल पहुंच गया है, जिस तरह से 35 करोड़ लोगों के खाते खुल गए हैं, जिस तरह से 11 करोड़ शौचालय अपनी उपलब्धियों के आधार पर। जी, आप तो इन बातों को गिना रहे, जैसे लग रहा है आपने इनके पास बहुत बड़ा उपकार कर दिया, उपकार कर दिया भारतवर्ष की जनता पे। आपका कर्तव्य बनता था और आपका कर्तव्य है, आप किसी सरकार में है, किसी के बीच में अगर कोरोना के अनावश्यक बीच में बोल रहे हैं, इनको इतनी तकलीफ क्या हो रही? अरे भाई, हमारे बूते ही नीतीश कुमार हो गए। नीतीश कुमार की औकात आज भी 10 सीटें जीतने की नहीं है,
नालंदा से लोकसभा सीट जीतने की स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके चेहरे पे दिखाई शुक्ला जी, उनकी औकात अगर नहीं थी तो फिर जाकर बीजेपी क्यों? आपके चेहरे पे बौखलाहट दिखाई पड़ी। आप कितने घबराए हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते रहते बिहार में, फिर अगर उनकी बात नहीं है तो लेकिन मैं आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। थूको चाटो करता रहो भाई। ये आपका अपना जो है, आपका अपना जो है। प्रेम शुक्ला जी, अगर नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं है जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो क्यों बीजेपी उनकी पिछलग्गू पार्टी बनी रहती है बिहार में? उनका चेहरा देखती रहती है। 17 साल में 15 साल तो हम लोग के साथ रहे। नीतीश कुमार हमारी खैरात पर जीते रहे, भारतीय जनता पार्टी की दया पर जीते रहे। उनकी राजनीतिक औकात जब उनको लालू प्रसाद यादव ने दूध की मक्खी की तरह बिहार की राजनीति से फेंक दिया। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा प्रधानमंत्री जी को भी बता दीजिएगा, जितनी बातों का जिक्र कर रहे थे या तो प्रधानमंत्री जी गलत जैसे बोल रहे थे। ये जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की इतनी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, तो या तो प्रधानमंत्री जी को आप बता देगा, काम कर दीजिए कि भाई आप जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री जी संज्ञान में ले लेंगे आपकी बातों को। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, आप 17 साल में 15 साल लगभग हम लोग के साथ रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी में आप लोगों ने आस्था व्यक्त किया। के अलावा उनकी राजनीति क्या है मुझे बताइए ना आप। कह रहे थे तो आने वाला वक्त बता देगा। 2024 का जो रास्ता आपका है वो बिहार से होके ही जाएगा। 40 लोकसभा में से अभी तो आपके पास कितनी सीटें हैं? अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अगर वहां आप जीत जाएंगे तो आप सिकंदर हो गए, आप जीत के दिखा दीजिए। कौन कहता था उनको? बुढ़ा कौन कहता था उनको? सनकी कौन कहता था? हमने थोड़ा कहा। ये सारी उनको विशेषण से नवाजने का काम तो आपने भी कहा है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी क्या क्या बोले थे, डीएनए की ही बात करने लगे थे। राजनीति में किन किन शब्दों का आप लोगों ने प्रयोग किया है वो आपको भी पता है। प्रेम शुक्ला जी, बेहतर ढंग से पता है आपको। अभी आप प्रधानमंत्री जी के विरोध में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी के विरोध में? नीतीश जी तो प्रधानमंत्री जी का झंडा लेके ही चुनाव में खड़े थे ना। क्या औकात थी उनकी? जब तेजस्वी और तेज प्रताप उनको रोज धकिया रहे थे, लतिया रहे थे, गरिया रहे थे, तो कौन खड़ा था? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कौन ले? ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लतियाना और धकियाना इस तरह के शब्दों पर आपत्ति है मुझे, प्लीज। ठीक है, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह आपके पास। अखिलेश जी कुछ बोलना चाह उसके बाद में आ रही हो। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये बात भी सच है कि राज्य स्तर पर कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यों के दल जीत जाते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को चुनने की बारी आती है तो फिर मोदी मोदी हो जाते हैं सब कुछ। 24 में भी ऐसा जी, इसीलिए आज इतना खुशी है। इसीलिए बीजेपी में इतनी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के बाद इस देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। बुलेट ट्रेनों से हम आप यात्रा कर रहे हैं, सबके खाते में 30-30 लाख कई बार आ चुकी है। नौकरियां तो इतनी है कि एक आदमी 4-4 कंपनियों की नौकरी कर रहा है। आय किसानों की दूनी हो ही चुकी हैं। डॉलर एकदम रसातल में आ ही चुका है। 100 स्मार्ट सिटी तो पेरिस से भी अच्छे लहलहा रहे हैं। गंगा मैया तो इतनी साफ हो गई है कि हाई कोर्ट भी उसमें नहीं कुछ कर पा रहा है, और लोकपाल तो अपना काम कर ही रहा है। बेरोजगारी है ही नहीं है। लोगों को इतना जॉब है कि घर भर भी लोगों को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, और हर व्यक्ति को, हर परिवार को पक्का घर मिल ही गया है। उसमें नल है, उसमें जल है, जल में जो है एलईडी लाइट है, उसमें शौचालय है, उसमें गैस है। तो इतना सब कुछ इस देश में हो गया है कि बीजेपी एकदम लहलहा रही है। अब बीच में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है डिबेट को, निश्चित रूप से यही लोग देश को भी डिस्टर्ब करने वाले होंगे। अब भैया इन्हीं को बुला लो। मैं तो ये सारी चीजें जो इतना क्या कमल चोरों को चित्रा जी, नहीं ठीक है, आराम से। अखिलेश जी अपनी बात को जल्दी से खत्म कीजिए। अखिलेश जी एक और सवाल है। जी देखिए नीतीश कुमार मैं वही कह रहा था कि डीजल सवाल सुन लीजिए। बता दिया सर आपने। अब मैं रविवार को भी डीजल पेट्रोल महंगाई में बोल तो रही हूँ, और सर्वे का आपको उदाहरण भी दे रही हूँ। मैंने खुद देखा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 100 दिन की मैंने कवरेज की महंगाई मुद्दा थी, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आए तो फिर आप लोगों की बातों का असर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इस बात को खुद के भीतर झांक कर देखते हैं आप लोग? लेकिन मैं आ जाती हूँ अभी के मुद्दे पर। देखिए, जनता दल के तमाम पुराने साथियों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगर इसमें कामयाबी मिल गई तो तकरीबन 60 लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव हो जाएगा। तो फिर तो कांग्रेस से ज्यादा बड़े आगे वही चले जाएंगे ना। तो नीतीश कुमार को स्वीकारेंगे आप लोग नेता राहुल गांधी के मुकाबले? सुनिए हाँ चित्रा जी, 100 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 100 सीटें
जब 116 से बीजेपी 280 हो सकती है तो 280 से 96 भी होगी। बीजेपी को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। मेरा सवाल सुनिए, बीजेपी को छोड़कर मेरा सवाल सुनिए। अगर नीतीश कुमार जनता दल के साथियों के साथ ज्यादा सीटें कांग्रेस से जीत लेते हैं तब तो स्वीकार होंगे ना वो आपको देश के लिए। चलिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मान लिया कि मोदी जी की सत्ता नहीं आ रही है। अच्छा, पहले मैं आपको धन्यवाद इस बात में देता हूं कि आप मान चुकी हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जवाब पहले देने चले आते हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहले मैं आपको कांग्रेस उसका जवाब आप देंगे नहीं। मैं पूछ रही हूँ 17 चुनावों में से 12 में बुरी तरह से हार गए आप लोग, उसका जवाब है नहीं आपके पास। मैं पूछूंगी जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 2 सीटों पर है, लोकसभा में 1 सीट पर है। आप जवाब नहीं देंगे और सब मेरे सवाल को घुमा देंगे। नहीं, गलत बयानी कम से कम एंकर को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपके नेता नीतीश कुमार होंगे या राहुल गांधी होंगे 24 के लिए। अखिलेश जी सवाल सुनिए, घुमाइए मत और एंकर के सवाल को मत पलटिए, नेताओं से आपस में लड़िए। देखिए आप लोग जो है ना विपक्ष के लिए, विपक्ष के दिल में क्या है उसके लिए आप लोग अंतर्यामी होते हैं और सरकार के लिए अंधभक्त होते हैं। नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन आपका दिल बता रहा है। क्या करने आए हैं दिल्ली में? माहौल देखने आए हैं क्या? मोदी जी और मोदी जी इतनी मेहनत अगर वो करेंगे तो फिर वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे। आज वो कैसे कह सकते हैं? ये भी सवाल है ना। माधव आनंद जी और बाकी पैनलिस्ट ने कहा ना, फिर तो आपको अभी कैसे बोल सकते हैं कि मैं फिर आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि नीतीश जी को, फिर आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेचर की बात हो रही है, ये जनमानस में यही है, यही सब चल रहा है और हर किसी का यही है। हाँ, उम्मीदवार कौन होगा? चिंता मत करिए, चुप जाती है ये बातें आप लोगों को। चिंता मत करिए। मैंने आपसे, अब बोलने दीजिए, मैंने कई बार कहा है इस देश में जितने भी रीजनल छत्रप हैं मोदी जी से 100 गुना काबिल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, बेहतर सरकार दे देंगे। मैंने आपको गिना ना मोदी जी की अभी तो मैंने उपलब्धियां गिनाई ना मोदी जी की, बताया मैंने ना कि बुलेट ट्रेन पर हम लोग चल रहे हैं। आप भी गोरखपुर से दिल्ली बुलेट ट्रेन से आती होंगी। सर सुनिए ना, अरे मैंने कहा 2014 के पहले इनका क्या हाल था आप लोगों का? चित्रा जी, अरे अभी मौजूदा वक्त में रहिए ना अखिलेश जी, आप कहाँ जाते हैं? के पहले क्या हाल था? क्या मैं आपको 2014 के पहले कहाँ? 125 सीटें अगर समाजवादी पार्टी की है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की है। बिहार में आप लोगों ने उस समय कहा गया कि तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया, 19 सीटें लाकर बड़ी सीटों पर चुनाव लड़े थे। पूछ लो सवाल तो चुप जाता है। लेकिन राजकुमार भाटी जी थोड़ा गंभीर मुद्दे पर आते हुए थोड़ी सी गंभीरता, ये बात तो सच है ना। देखिए नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश से आती हैं। बड़े सारे दावेदार हैं इसमें, लेकिन दूल्हा कौन है इसको डिसाइड करने में आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। चुनाव के ठीक पहले एकजुटता कैसे होगी अभी से अगर जेडीएस छटक कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो? बहुत सारे नेता होंगे, प्रधानमंत्री पद लायक नेता हैं, ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी थोड़ी है और ये लोकतंत्र की भी ताकत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए ये 2 परसेप्शन मीडिया के खड़े किए हुए हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा। हमारे देश में जो संसदीय लोकतंत्र है, हम पहले सांसद चुनते हैं, 545 सांसदों का चुनाव करते हैं और हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद का ही चुनाव होता है। जनता ये देखती है कि पार्टी के मुद्दे क्या है, प्रत्याशी कौन है, और ये तय नहीं होता कि सबका रिजल्ट एक जैसा आएगा। दूसरा परसेप्शन क्या है, पिछले चुनाव का उदाहरण देने लगते हैं। क्या ये कोई नियम है कि हर चुनाव पिछले चुनाव को दोहराता है? मतलब आपसे ये नहीं कहा जाए कि आप लोगों ने मायावती जी के साथ चुनाव लड़ा था और जैसे ही 10 सीटें बहन जी ने जीती उसके बाद छोड़ दिया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप कहें बार-बार कहें, उठा के किनारे कर दिया जी, ऐसा नहीं। देखिए आपने कहा था नहीं, आप ये बोल रहे, देखिए चर्चा होनी चाहिए, मैं गंभीर प्रश्न ये गंभीरता ही है ना। आप लोग एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं कि मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और जैसे ही चुनावी रिजल्ट आता है आप दोनों अलग अलग हो जाते हैं किसी भी मुद्दे पर। क्या बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को हमने सरकार को घेरते हुए देखा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आप लोग अलग अलग रहे। आप लोग कैसे समझाएंगे जनता को कि एक चरित्र विपक्ष का ये है? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मैं गिनवाऊं कि बीजेपी को साथ छोड़ छोड़ के कौन कौन गए हैं? गिनवा दीजिए किसने मना किया आपको? आप देखिए पंजाब से शुरू करिए आप, अकाली दल बीजेपी का साथ छोड़ गया, शिवसेना महाराष्ट्र में जो दोनों इनके सबसे पुराने सहयोगी थे, और तीसरे ये बैठे हैं जेडीयू उनका साथ छोड़ गया,
और उत्तर प्रदेश में कई साथी इनके साथ छोड़ के जगह जगह, क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती इनके साथ नहीं थी? लेकिन मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मैं प्रेम शुक्ला जी को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे उनके शब्दों में जो अहंकार झलक रहा है, जो घमंड झलक रहा है, ये अहंकार ही सत्ता का नाश लेता है, ये अहंकार ही हराता है पार्टी को। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जनता के मुद्दों को, आप बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, मुझे पता है आप शब्द बोलेंगे, चिल्लाएंगे, आपकी आदत में जानता हूँ, मेरे चेहरे आपकी पार्टी का भी जानता हूँ, आपका भी अखिलेश यादव के चेहरे पर कितना अहंकार है कि चचा को गच्चा दे गए, पिताजी का अपमान कर करेंगे, चिल्लाएंगे, ये आपकी आदत है, आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन आज देश की जनता ये महसूस कर रही है कि राजकुमार भाटी जी की बात हो जाए, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ, 2024 में अगर मोदी जी रिपीट होते हैं तो इस देश में बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी। इस देश में सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो जाएगी, इस देश में पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। भी गिना रहे थे ना, इतना तो डर दिखाया है, क्यों नहीं जनता भरोसा करती है आप लोगों पर? फिर जनता भरोसा कर रही है हम पे, क्यों नहीं कर रही जनता? हमारे 125 विधायक ऐसी जीत के आ गए। 125 विधायक और उनके कितने हैं? 270 से ज्यादा। ठीक है, जब उनसे ज्यादा हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। और और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पे होते हैं, अलग उनके फैसले होते हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, 33 विधायक से 300 हो सकते हैं, तो 300 से 25 भी हो सकते हैं चित्रा जी। इसी यूपी में बीजेपी के 33 विधायक थे, जब 33 से 303 हो सकते हैं तो 303 से 23 भी हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप मार के दे रही है कि राजकुमार जी एक और सवाल है, एक और सवाल उसके बाद में अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। कोई मायने नहीं होता है, ये कुतर्क बोले जाते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल है भाटी जी, सवाल यह है कि नीतीश कुमार देखिए जिस तरह से जनता दल के तमाम पुराने चेहरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो है कि राष्ट्रीय पटल पर आप लोगों को एक चेहरा मिल जाएगा, इससे खुश हैं आप लोग? राष्ट्रीय पटल, बिल्कुल इसमें खुशी की बात है। राष्ट्रीय पटल पर चेहरा एक नहीं है, हमारे पास कई चेहरे हैं। दलों का गठबंधन बनेगा, नेताओं का गठबंधन बनेगा। हमारा जो चुनावी एजेंडा होगा, जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, वो हमारा लीडर होगा। हमारे जो मुद्दे होंगे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे तो उनके भाषण में सुनता था, वो एक बात अक्सर कहते थे, व्यक्ति नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है, और मुद्दे पर ही चुनाव होगा। और 14 और 19 में आप देखिए नरेंद्र मोदी ही मुद्दा हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। 2019 अब 2024 की बात कर रहे हैं हम। 2024 और 2019 के बीच में यमुना में बहुत पानी बह चुका है, और यमुना पे मुझे एक शेर याद आ गया आदरणीय उदय प्रताप जी का, कि गिरते तख्त उछलते उछलते ताज इस यमुना ने देखे हैं, ये हस्ती है जो ताकत पे कोई मगरूर होता है। प्रेम शुक्ला जी, आपको विशेष तौर पर सुना रहा हूं, गिरते तख्त उछलते ताज इस यमुना में देखे हैं, ये हस्ती है जो ताकत पे कोई मगरूर होता है। जो आपकी मगरूरी है 2024 के चुनाव में दूर हो जाएगी। जनता तैयार बैठी है आपको अखिलेश यादव फैसला देने के लिए। उनको सिखाइए जरा, जो अपने चच्चा को गच्चा दे दिए, चच्चा भी उनसे जो है भाग लिए हैं। चुनाव में चच्चा साथ आए थे, भाग खड़े हुए हैं। जरा शिवपाल यादव जी से पूछिए अहंकार क्या होता है। अब पलट कर तो पूछा जाएगा ना कि परिवार को जब एकजुट नहीं रख पा रहे हैं अखिलेश यादव राजनीतिक मुद्दे पर, तो फिर तमाम पार्टियों के साथ कैसे चलेंगे? जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अजय आलोक जी आपका भी। लेकिन ये बात तो सच है कि विपक्षी एकता अगर होगी तो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर जाएगी, और इसी वजह से अभी से तैयारी शुरू की जा चुकी है। 140 से ज्यादा जो सीटें हैं उनको लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का, जो हारी हुई सीटें हैं उसको लेकर। नहीं, बिल्कुल ये पहल होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये देखिए कि नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के बिना विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। इस बात को लेके पहले ही से तकरार है कि कांग्रेस को लेके साथ नहीं जाएंगे। जहां तक बिहार में चर्चा फैली हुई है कि लालू जी ने फोन किया, तब बहुत सारे विपक्षी नेता नीतीश जी से मिलने के लिए तैयार हुए। तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, और अब लगातार अखिलेश जी से आप पूछते गए, लेकिन वो कभी वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी 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 करते गए। ये कहने में भूल गए कि 14 में मोदी जी ने शुरू किया था तो हम 12वीं अर्थव्यवस्था थे, और आज देश का हर भारतीय प्राउड है कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ के बने हैं जिसने 200 साल अंग्रेजों को पछाड़ के। एक मिनट, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए या नहीं? 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं कि नहीं हुए? 3 साल 5वीं हो गया कि नहीं हुए? कर दिया। अब एक मिनट बताइए, छठी पकड़ दिया। विक्रांत हमें मिला कि नहीं मिला? 2% जीडीपी ग्रोथ है देश में, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मोदी विरोध और मोदी समर्थन। चुनाव इसी पे होने जा रहा है। अरे झूठे आंकड़े क्यों देते हो भैया? इस बात की नाम लिखते हो राजनीतिक विशेषज्ञ आपको। चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है,
नीतीश कुमार का उत्साह, उमंग, उल्लास बता रहा है कि 2024 में बड़ा खेला करने की वो तैयारी के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं। लेकिन वास्तव में विपक्षी दलों को क्या एकजुट कर पाएंगे और तमाम अलग अलग धड़ों में बटे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को किस तरह से करेंगे स्वीकार, ये भी देखना रहेगा महत्वपूर्ण। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।